बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का हमसे क्या इरशाद फरमाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, कि लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन ये क्या होते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर, कि हम कन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफायर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो देखिए, मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि हमने उसको मैग्नीफाई कर दिया है। अब ये कितनी टाइप्स की होती है, हम कहते हैं एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन और एक एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया है आपके इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, कि अगर हम साइज ऑफ इमेज को डिवाइड कर दें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन निकलेगी वो क्या होगी, वो लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाएगी। अब कैसे, हमारे पास क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। ये कन्वेक्स लेंस है और इसके हमारे पास f और 2f के दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। f इसका क्या है, ये इसका फोकस पॉइंट है, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसकी इमेज किधर बनेगी, दूसरी तरफ लेंस के बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और इमेज इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। इमेज इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो ये हमारे पास क्या है, साइज ऑफ इमेज है जिसको मैं आई से शो कर रहा हूं। ये क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ओ से शो कर रहा हूं। तो अगर मैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर दूं तो यही हमारे पास क्या होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन होगी, जो हमें बताएगी कि जो इमेज आई है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी आई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट हमारे पास था 2 सेंटीमीटर का और जो इमेज आई है 4 सेंटीमीटर की आई। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर है, 2, मतलब कि 2 गुना जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन है। इसके अलावा इसका एक और भी हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं Q/P, ठीक है। दोनों से सेम आंसर आएगा। Q/P क्या है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, Q कहलाता है। और P क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, P। तो अगर हम Q को डिवाइड कर दें P के साथ तो भी हमारे पास क्या होगी, मैग्निफिकेशन निकलेगी और दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होती है, देखिए जहां पर वो वर्चुअल इमेज वगैरह वो बनती है ना, वहां पर हमें इस एंगुलर मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है। द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू एन ऑप्टिकल डिवाइस, जैसे कोई लेंस हो गया, टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। अब इसका क्या मतलब है, फार्मूला इसका क्या होता है, m = β/α। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, देखिए अगर हमारे पास ये क्या है, ये हमारी आई है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है आई के साथ उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। जब हमने कोई भी लेंस यूज नहीं किया, जब हमने कोई भी लेंस यूज नहीं किया तो जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा आई के साथ उसी को हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। और अगर हमारे पास यहां पे मैं क्या कर दूं, ऑब्जेक्ट से पहले लेंस को रख दूं, ऑब्जेक्ट से पहले लेंस को रख दो तो लेंस क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट की हमें एक इनलार्ज इमेज देगा। इसी ऑब्जेक्ट की हमें क्या देगा, एक इनलार्ज इमेज देगा। अब ये जो इमेज एंगल बनाएगी आंख के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, ठीक है। ये जो इमेज अब एंगल बना रही है इस आई के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो ये जो रेशियो होती है ना β/α, ये भी हमें क्या देती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन देती है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं बगैर कोई लेंस यूज़ किए तो जो आंख के साथ एंगल बनेगा उसको हम अल्फा कहेंगे, और जब हम लेंस यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देगा। अब ये जो बड़ी सी उसकी इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज जो आंख के साथ एंगल बनाएगी वो हमारे पास एंगल कौन सा, उसको हम बीटा कहेंगे। तो ये जो बीटा बाई अल्फा की रेशियो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है कि कन्वेक्स लेंस को हम एज अ मैग्नीफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है। अगर हम कन्वेक्स लेंस की ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है, इसका फोकस पॉइंट है। ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें कन्वेक्स लेंस और एफ के दरमियान में कहीं पर भी, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें कन्वेक्स लेंस और इस एफ के दरमियान में कहीं भी, तो हमारे पास क्या होगी, एक इसी ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल हमारे पास बड़ी सी इमेज करके आएगी। तो इस तरह से हम कन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में आपने डिफरेंस बताना है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन तो हम पहले ही काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर को जस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और नेक्स्ट इसमें क्या पूछा हुआ है कि व्हाट लिमिट्स द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन को क्या चीज़ लिमिटाइज कर देती है। ठीक है, कि हम ख़ास हद से उसको बढ़ा नहीं सकते, तो वो तो बाद में पहले देखेंगे, पहले देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। देखिए रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील्स द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हम जो माइनर से माइनर डिटेल अगर हम देख सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम कहते हैं कि उसकी ये रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके मैंने इमेज को बड़ा तो कर लिया, कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके मैंने इमेज को बड़ा तो ऑब्जेक्ट का जो हम बड़ा सा इमेज तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन अगर वो आपको इमेज सही तरह से दिखाई ना दे तो आपने उस इमेज का क्या करना है, तो उस इमेज वो जो बड़ा सा इमेज बना है कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके उसको क्लैरिटी के साथ देखना, यही हमारे पास क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। अगर हम उसकी माइनर से माइनर डिटेल यानी क्लैरिटी के साथ अगर हम उसको देख सकते हैं तो यही क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील्स द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है, D/1.22 लैम्डा, यानी रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायामीटर ऑफ लेंस के, कि अगर डायामीटर ऑफ लेंस हम बड़ा कर दें, डायामीटर ऑफ लेंस बड़ा कर दें तो हमारे पास जो इमेज बन के आएगी वो क्लियर बन के आएगी। ठीक है, उसके बाद लैम्डा पे भी डिपेंड करती है रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, कि जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं अगर हम कम वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करें तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हमें इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट उनसे पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैग्नीफिकेशन को लिमिटाइज कर देती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो मैग्नीफिकेशन हम करते हैं उसको लिमिटाइज कर देती है, यानी कि उसको खास हद से बढ़ने नहीं देती। तो देखिए वो दो फिनोमिना है, एक तो स्फेरिकल एब्रेशन है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये उसमें नक्स होते हैं, तो स्फेरिकल एब्रेशन है और एक क्रोमेटिक एब्रेशन है। ये दो ऐसे हमारे पास फिनोमिना हैं कि जो मैग्नीफिकेशन को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन को लिमिटाइज कर देती है। एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि मैग्नीफिकेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस के। लेंस जितना मोटा होगा हमें ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी बड़ी करके दिखाएगा। इस बात को गौर से सुनना है क्योंकि यही बात आगे यही बात आगे यूज़ हो रही है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लेंस की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, यानी लेंस जितना मोटा होगा, तो उससे जो इमेज की मैग्नीफिकेशन है वो और ज़्यादा होगी, इमेज और ज़्यादा बड़ी हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के, याद रखना इसको, आगे जाके यूज़ होगा। तो कौन सी चीज़ें जो मैग्नीफिकेशन को लिमिटाइज कर देती हैं वो है स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन। पहले देखते हैं कि स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ लेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ पोर्शंस होते हैं, जिसमें कुछ पोर्शन होता है कि जो हमारे पास लाइट को क्या करेगा, कम बेंड करेगा। जो हमारे पास लेंस में कुछ पोर्शन है कि जो लाइट को क्या करेगा, कम बेंड करेगा, और कुछ लाइट को
कुछ लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा और कुछ लाइट को क्या करेगा, कम बेंड करेगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे लेंस होते हैं कि जिसमें कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा और कुछ लाइट को कम बेंड करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाला पोर्शन है, अब कुछ लाइट को ये ज़्यादा बेंड कर रहा है, कुछ लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है और कुछ लाइट को कम बेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे, ये दो पॉइंट्स आएंगी, दो इमेजेस ही हमारे पास उसकी बन के आएंगी। अब क्या होगा, अब ये जो हमारे पास इधर वो इमेज सी नज़र आएगी ना, वो ब्लर सी नज़र आएगी, वो इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगी। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है कि कुछ हमारे पास ऐसे लेंस होते हैं कि जिनमें कुछ पोर्शन होता है कि जो कुछ लाइट को ज़्यादा बेंड करता है और कुछ लाइट को कम बेंड करता है, कुछ लाइट को ज़्यादा बेंड करता है और कुछ लाइट को कम बेंड करता है। तो हमारे पास दो इस तरह से फोकसिंग पॉइंट आते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो इमेज बनती है वो हमारे पास ब्लर बनती है। ओके हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होती है। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होती है? क्रोमेटिक एब्रेशन होती है कि ये जो लेंस के हमारे पास किनारे होते हैं ना, ये जो लेंस के हमारे पास किनारे होते हैं, ये वाले, ये एज अ प्रिज्म काम करते हैं। ये क्या करते हैं? एज अ प्रिज्म काम करते हैं। और प्रिज्म क्या काम होता है? वाइट लाइट को क्या करते हैं? डिस्पर्स कर देता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ठीक है, क्योंकि वाइट लाइट में कितने होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो ये हमारे पास वाइट लाइट आ रही है तो इसको क्या कर देगा? डिस्पर्स कर देगा। ठीक है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में। अब क्या होगा, अब जो इससे वो इमेज यहाँ पर जो बनेगी उसके जो एजेस होंगे वो क्या होंगे? वो कलर्ड होंगे, यानी इमेज अच्छी नहीं आएगी। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। कि जो इमेज होते हैं, इमेज हमारे पास आता है, उसके जो एजेस होते हैं वो क्या हमें नज़र आते हैं? वो कलर्ड नज़र आते हैं, वो कलर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो इमेज हमारे पास क्लियर नहीं आती। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? लेंस में दो नुक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इमेज ख़राब आ सकती है। और मैंने कहा था कि इसको याद रखना है। मैंने कहा था ना कि हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैग्नीफिकेशन को लिमिटाइज कर देती हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो लेंस है ना, ये मोटा लेंस है, ये थिकनेस में ज़्यादा है। ये क्या है? थिकनेस में ज़्यादा है। अगर थिकनेस में ज़्यादा आ रहा है तो कौन सा फिनोमेना इसमें फिर आ गया? इसमें फिर क्रोमेटिक एब्रेशन आ गया। यानी यहाँ पर तो हमने कहा था कि अगर हम लेंस की थिकनेस इंक्रीज करें तो मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन थिकनेस को इंक्रीज करने से मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्रोमेटिक एब्रेशन भी आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं कि थिकनेस ज़्यादा करने से मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होगी, लेकिन थिकनेस ज़्यादा करने से क्रोमेटिक एब्रेशन भी आ जाएगा और इमेज मैग्नीफाई तो हो जाएगी, मैग्नीफाई तो और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर वो उस तरह से क्लियर नहीं रहेगी। तो इस वजह से इस लेंस की जो मोटाई होती है इसको हम ख़ास हद से ज़्यादा नहीं करते। अगर ख़ास हद से ज़्यादा करेंगे तो उसमें फिर क्रोमेटिक एब्रेशन के फिनोमेना आना शुरू हो जाएंगे। जो इमेज वो हमें दिखाएगा उसके जो एजेस हैं वो हमें कलर्ड नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? लिमिटाइजेशन है कि जो मैग्नीफिकेशन को लिमिटाइज कर देती है कि हम एक ख़ास हद तक मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज़ ब्लू लाइट विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट को यूज़ करना फ़ायदेमंद क्यों है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट को यूज़ करना फ़ायदेमंद क्यों है? अब देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करती है? छोटे से ऑब्जेक्ट की हमें बड़ी सी इमेज करके दिखाती है। छोटे से ऑब्जेक्ट की हमें बड़ी सी इमेज करके दिखाती है। अब बड़ी सी इमेज करके दिखाती है, अगर वो ब्लर है तो उसका कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस बड़ी सी इमेज की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के। यानी लैम्डा जितना कम होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। उतनी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर हम वो 7 कलर्स में देखें तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। अगर ब्लू लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर उससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है। क्यों?
क्योंकि ब्लू लाइट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, हमें उस इमेज की क्लैरिटी, हमें वो इमेज क्लियर नज़र आएगी, यानी हम उसकी माइनर से माइनर डिटेल को फिर हम देख सकते हैं। इस वजह से हम यूज़ करते हैं ब्लू लाइट को, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिससे रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है, वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन, द इमेज इज सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस, व्हाई इज दिस सो? कि अगर हम एक सस्ती सी माइक्रोस्कोप खरीद के लाए बच्चों के लिए, तो जो उससे इमेज बनती है उसके एजेस क्लियर्ड हो, उसके एजेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ऐसा क्यों है? तो भाई वही रीज़न कि उसके एजेस इस वजह से होते हैं, उसके जो सस्ती माइक्रोस्कोप यानी सस्ता सा वो मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वेक्स लेंस अगर हम लेके आएँ बच्चों के लिए, तो उससे जो इमेज बनेगी उसके जो एजेस होंगे वो कलर्ड होंगे। और वो क्यों होंगे भाई? वो क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से होते हैं। अब क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है कि वाइट लाइट अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इंडिगो, वायलेट, उसमें, ठीक है। अब उनकी क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। अब जब डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं तो वो एक ही पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होंगी, डिफरेंट पॉइंट पर जाके इकट्ठी होंगी, एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं होगी बल्कि डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर फोकस्ड होगी, जिसकी वजह से जो इमेज बनेगी उसके जो एजेस होंगे वो क्या होंगे? वो हमें कलर्ड नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से होता है। इसको हम एक दफा पढ़ लेते हैं। द इमेजेस इन माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स इन लेंसेज। मतलब ये क्या है? लेंस में डिफेक्ट है। सच अ डिफेक्ट इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन। इन सच अ प्रॉब्लम अ लेंस कैन नॉट ब्रिंग ऑल रेज ऑफ वाइट लाइट टू अ सिंगल पॉइंट। कि इसके इस डिफेक्ट से क्या होता है? लेंस तमाम रेज होती हैं वाइट लाइट में, उनको सिंगल पॉइंट पे जमा नहीं कर सकता, और सिंगल पॉइंट ऑन इमेज, सो इमेज इज नॉट शार्प एंड हैज कलर्ड एजेस, ठीक है, जिसकी वजह से उसके क्या होते हैं? कलर्ड एजेस होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हाउ अ सिंगल बायकन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कि हम सिंगल बायकन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट है कि बायकन्वेक्स लेंसेज कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ माइक्रोस्कोप। है कि हम बायकन्वेक्स जो लेंसेज होते हैं, मतलब जो एक से ज़्यादा लेंस, जैसे 2 लेंस हो गए, उनको यूज़ करके हम एक माइक्रोस्कोप किस तरह से बना सकते हैं और वो मैग्नीफाई किस तरह से करती है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डायग्राम के ज़रिए से बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल बायकन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम मैग्नीफिकेशन किस तरह से करा सकते हैं। अब सिंगल बायकन्वेक्स लेंस किस में हमने यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि हम ऑब्जेक्ट को, ये उसकी ना ये डायग्राम थी, ये आपने डायग्राम इसमें बनानी है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते थे कि हम ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ के दरमियान में रखते हैं, ठीक है। ये लेंस है, ये इसका फोकस पॉइंट है, और लेंस और फोकस, उसके जो फोकस पॉइंट है उसके दरमियान में कहीं पर हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पर उसकी क्या बनती है? एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? बायकन्वेक्स लेंस को यूज करके मैग्नीफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप हम इसको कहते हैं। और कैसे मैग्नीफिकेशन कराते हैं? इस फोकल लेंथ के दरमियान में आपने ऑब्जेक्ट को रखना है। अब बायकन्वेक्स लेंसेज को यूज करके हम मैग्नीफिकेशन कैसे करा सकते हैं? तो देखिए, हमने दो बायकन्वेक्स लेंस किसमें यूज किए थे? वो तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज किए थे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या कहा था? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है, इसके करीब आई होती है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए क्योंकि इसके करीब ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा था? एफ से पीछे रखा था, और इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज यहाँ पर मिली थी, और ये इमेज कहाँ पर मिली थी? इस आई पीस लेंस की फोकल लेंथ के दरमियान में कहीं पर हमें ये इमेज मिली थी, ठीक है। इस इमेज को, जो कि इस लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम कर रही है, इसको हमने क्या किया था? और ज़्यादा मैग्नीफाई करके यहाँ पर एक बड़ी सी एक इमेज हासिल की थी, ठीक है। और ये जो इस लेंस की जो इमेज है ये कहाँ पर आ रही है? आई पीस लेंस की फोकल लेंथ के दरमियान में। और जो अब ये आई पीस लेंस इसी इमेज की, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है,
इसी ऑब्जेक्ट को जब ये बड़ी सी एक इमेज इसकी यहाँ पर बनाएगा तो वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये तो हम वैसे दोनों जो है सेपरेट काफ़ी डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर दें। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का होता है और आई पीस लेंस लार्ज फोकल लेंथ का हम लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ पर्सन हैज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज्ड बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून, कि अगर हमारे पास एक आदमी है, एक बंदा है कि जो टेलीस्कोप को यूज़ करके एक पूरा चांद देख रहा है, एक पूरा चांद, पूरा मून वो देख रहा है और उसको काफ़ी ब्राइट वो नज़र आ रहा है टेलीस्कोप को यूज़ करके। अब वो कहता है कि अगर हम उसी टेलीस्कोप को हाफ कवर कर दें, हाफ क्या कर दें, कवर कर दें, मतलब ये टेलीस्कोप है ना, उसके आगे मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे हाथ रख दूं, लेकिन पूरी टेलीस्कोप को ऐसे बंद नहीं कर देना, हाफ कवर करना है, हाफ कवर हो और हाफ अनकवर्ड हो। हाफ कवर करेंगे तो कहता है कि अपीयरेंस ऑफ मून पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अपीयरेंस ऑफ मून पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये और ये हाफ मैंने इसको कवर कर दिया, तो अब जो हमें इस टेलीस्कोप से वो मून नज़र आ रहा है वो किस तरह का नज़र आएगा। भाई याद रखें कि हमारे पास इस तरफ क्या लगा होता है टेलीस्कोप के, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस तरफ क्या लगा होता है, आई पीस लेंस लगा होता है। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस को मैंने क्या कर दिया, ऐसे हाफ कवर कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कहता है, यहाँ से चांद की जो रेज आ रही हैं, लाइट की, चांद से जो लाइट आ रही है उसको क्या करता है, यहाँ पर एक पॉइंट पर फोकस करेगा, जिसकी वजह से हमें चांद का वो इमेज नज़र आता है। ठीक है, और ब्राइट नज़र आता है। लेकिन जब हम यहाँ से इसको हाफ कवर कर देंगे तब भी हमें पूरा चांद ही नज़र आएगा, आधा चांद नहीं नज़र आएगा। पहले भी पूरा नज़र आ रहा था, हाफ कवर करने के बाद अब भी पूरा नज़र आएगा। फ़र्क क्या होगा कि वो चांद अब हमें ब्राइट नज़र नहीं आएगा, अब हमें वो डिम नज़र आएगा, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा। तो टेलीस्कोप को हाफ कवर करने से मून फुल ही नज़र आएगा, लेकिन पहले जितना ब्राइट नहीं नज़र आएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हमें वो डिम नज़र आएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले जब वो पूरी ऐसे टेलीस्कोप हमने ऐसे रखी थी, वो ऐसे मून को देख रहे थे, तो वो जितनी लाइट उसमें से आ रही थी वो टेलीस्कोप के अंदर जा रही थी और एक पॉइंट पर कन्वर्ज होकर वो इमेज सा बन रहा था। ठीक है, और ब्राइट इमेज बन रहा था। लेकिन जब हमने टेलीस्कोप को हाफ कवर कर दिया, जब उसको हाफ हमने कवर किया है, अब चांद से जो लाइट वो आ रही है वो सारी की सारी नहीं इसके अंदर आ रही। क्यों, मैंने तो इसको हाफ कवर कर दिया है। अब क्या होगी, अब लाइट कम जो है टेलीस्कोप के वो अंदर आएगी, तो अब जो इमेज बनेगा वो हमारे पास ब्राइट नहीं बनेगा बल्कि वो डिम ही बनेगा, लेकिन चांद पूरा ही बनेगा, बस उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जो हमें उसका इमेज नज़र आएगा। ठीक है, उसमें उसकी ब्राइटनेस कम नज़र आएगी। क्यों, क्योंकि अब लाइट जो है वो कम एंटर हो रही है, कम हमें मिल रही है उसके साथ, क्योंकि हाफ हमने उसको कवर कर दिया है। तो मून के अपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पूरा है तो पूरा ही रहेगा, जस्ट वो डिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ मैग्नीफाइंग ग्लास गिव्स अ 5 टाइम्स इन लार्ज इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड बाय रे डायग्राम द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। अब इसने यूज़ किया मैग्नीफाइंग ग्लास है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल टू 1 + d/f, हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब इसमें उसने मैग्नीफिकेशन की कितने हमें बताई हुई है, कहते हैं ये ऐसी सिंपल माइक्रोस्कोप है कि जो मैग्नीफिकेशन करेगी 5 टाइम, मतलब 5 गुना ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज हमें वो नज़र आएगा उससे। और कितने डिस्टेंस पर नज़र आएगा, 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो पूछा क्या गया, फाइंड बाय रे डायग्राम द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपने फाइंड करनी है, तो उसने कहा है कि बाय रे डायग्राम आपने बताना है। तो अगर हम इसकी रे डायग्राम बनाएं तो किस तरह की बनेगी, कुछ इसी तरह की बनेगी। ठीक है, आपने यही वाली उसमें रे डायग्राम में बनानी है, जिसमें इमेज क्या है, 5 टाइम लार्ज बन रहा है। इमेज अगर 5 टाइम लार्ज बन रहा है तो, और इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रहा है भाई, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है। आपने बताना है ये फोकल लेंथ कितनी है। ठीक है, तो आपने यही डायग्राम इसमें बनानी है। तो फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। m की जगह क्या पुट करूँ, 5,
इज इक्वल टू 1 प्लस डी की जगह क्या पुट करूं 25 सेंटीमीटर, या फिलहाल मैं जस्ट 25 इसमें पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय एफ। तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय एफ आ जाएगा, और 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय एफ, और f इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 6.25 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो फोकल लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये 6.25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट हमसे वो क्या इरशाद फरमा रहा है, ड्रा स्केचेस शोइंग द डिफरेंट लाइट पाथ्स थ्रू अ सिंगल मोड एंड अ मल्टी मोड फाइबर। आपने सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर के वो डायग्राम्स इसमें बनानी है और बताना है कि उसमें क्या हो रहा है। वाई इज़ द सिंगल मोड फाइबर प्रेफर्ड इन टेली कम्युनिकेशन। हम सिंगल मोड फाइबर को क्यों प्रेफर्ड करते हैं इन टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है, कम्युनिकेशन में। तो सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, इसमें ये हमारे पास क्या होता है, ये जो ब्लैक सा मैंने बनाया ये हमारे पास कोर होता है जो कि बहुत पतला होता है, कोर होता है कि जो कि बहुत पतला होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लैडिंग होती है जो कोर से रिलेटिवली बड़ी होती है। कोर छोटा होता है, क्लैडिंग बड़ी होती है। अब इसमें भी क्या होता है कि सिग्नल हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। जैसे कोई रेड लाइट यूज़ कर ली, सिर्फ ब्लू लाइट यूज़ कर ली, सिर्फ ग्रीन लाइट यूज़ कर ली, इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। और वो किस तरह से इसमें जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके। लेकिन चूंकि ये कोर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसमें हम फिर क्या कहते हैं कि जो हमारे पास लाइट वैसे तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करके जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लाइट स्ट्रेट जा रही है। क्यों? क्योंकि कोर क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसमें लाइट वैसे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करके जा रही है, लेकिन क्योंकि ये इतना बारीक है, इतना ज़्यादा ये छोटा है कि हमें ऐसा लगेगा कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। तो इसमें लाइट इस तरह से जाती है। अब मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, कोर जो होता है वो बड़ा होता है, ये क्या है, ये कोर है, और क्लैडिंग क्या होती है, छोटी होती है। कोर बड़ा होता है, क्लैडिंग छोटी होती है। अब कोर इसमें बड़ा होता है तो यहाँ से क्या होता है कि अगर हम यहाँ से वाइट लाइट को एंटर करें तो वाइट लाइट में जाहिर है डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स उसमें होते हैं। तो वाइट लाइट क्या होती है, अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है, मतलब यहाँ से वाइट लाइट डिस्पर्स कर जाती है। अब जब वाइट लाइट डिस्पर्स कर जाती है तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो कोर है, यहाँ से हमने वाइट लाइट को एंटर किया तो वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगी, ऐसे डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। अपने कंपोनेंट्स में ऐसे डिफरेंटली उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स ऐसे सेपरेट उसकी हो जाएंगी जैसे ही वो इस कोर के अंदर एंटर होगी। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये कुछ इस तरह से आ रही है, ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ये कुछ हमारे पास ऐसे आ जाएगी, ये कुछ ऐसे आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इनकी पाथ लेंथ जो होंगी ना वो डिफरेंट हो जाएंगी और ये रिसीवर पे जाकर इकट्ठी नहीं पहुँच पाएंगी, जिसकी वजह से पावर लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हम मल्टी मोड फाइबर यूज़ करें तो इसमें लाइट क्या होती है, डिस्पर्स कर जाती है और डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट एंगल पे जो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से इनकी पाथ लेंथ जो होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये रिसीवर पर एक ही टाइम पर नहीं पहुँचेंगी और सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा है कि हम इन दोनों में से फिर हम कौन सा प्रेफर्ड करते हैं टेली कम्युनिकेशन में कि हम कौन सा यूज़ करें। भाई हम फिर यूज़ करेंगे सिंगल मोड फाइबर। क्यों सिंगल मोड फाइबर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्पर्शन के इफेक्ट्स नहीं होते। यहाँ पर तो लाइट डिस्पर्स कर जाती है, यहाँ पर लाइट डिस्पर्स नहीं करती, इस वजह से हम सिंगल मोड को प्रेफर करते हैं इन टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल ट्रांसमिट कैसे करता है। भाई ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रांसमिट करता है दो प्रोसेस के जरिए से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। दो प्रोसेस के जरिए से, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
और दूसरा इसका प्रोसेस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी कि अगर हमारे पास ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, ठीक है, जिसमें कोर क्या होता है, बड़ा होता है, और क्लैडिंग क्या होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू कोर। तो इसमें क्या होगी, लाइट यहाँ से एंटर होगी तो ये क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके आगे की तरफ है मूव करेगी। यानी कि उसने पूछा ये कि हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके। उसके बाद दूसरी फॉर्म कौन सी है कि हम लाइट सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करा सकते हैं फाइबर में, भाई वो हम करा सकते हैं कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के ज़रिए से। और कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास हम यूज़ करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को, जिसमें क्या होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, वैसे तो हम ये कंप्लीट डिस्कस करके आ चुके हैं तकरीबन 2-3 टॉपिक्स में। तो इसमें लेयर्स होती हैं जिसमें जो हमारे पास लाइट सिग्नल होता है या लाइट जो होती है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन करके क्या करती है, ऐसे मूव करती है। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या करती है, इन डिफरेंट लेयर्स में इस तरह से आगे मूव करती है, और ऊपर जाते हुए इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब जो दरमियान वाली लेयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कम कम, मतलब ऊपर जाते हुए वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से सिग्नल इसमें ट्रैवल करता है कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के ज़रिए से। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी इसके टॉपिक के अंदर, जहाँ पर हमने मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हाउ द पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू डिस्पर्शन, है कि डिस्पर्शन के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर में पावर लॉस किस तरह से होती है। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ से हम लाइट को भेजें और लाइट क्या कर जाए, अपने कंपोनेंट्स में डिसॉल्व हो जाए, यानी कि लाइट डिस्पर्स कर जाए। किस तरह से, ये क्या है λ1, ये क्या है λ2, ये क्या है λ3। अब इस लाइट में एक वेवलेंथ तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 वेवलेंथ्स हैं। अब तीनों क्या हो जाएंगी, ऐसे सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ से एक ही लाइट आई है, यहाँ से एक लाइट आई। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी लाइट यूज़ की जो मोनोक्रोमेटिक है लेकिन परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो वो क्या होगी, उसमें 3 वेवलेंथ थी, 3 वेवलेंथ थी। अब वो तीनों क्या होंगे, इसे डिफ्रेंशिएट होगी। अब तीनों के क्या होंगे, अलग पाथ होंगे, तीनों के क्या होंगे, अलग पाथ होंगे। तीनों की पाथ लेंथ भी डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर λ1 देखिए, ये λ1 आगे जा रहा है, ये λ2 पीछे जा रहा है, ये λ3 पीछे जा रहा है। तो तीनों की पाथ लेंथ क्या है, हमारे पास डिफरेंट आ रही हैं, और तीनों जब रिसीवर पे पहुंचेंगी तो तीनों इकट्ठी एक ही टाइम पर नहीं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस आ जाएगा और पावर लॉस हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि लॉसेस ऑफ पावर ड्यू टू डिस्पर्शन। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो लाइट कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी, जिसकी वजह से हमने कहा कि लाइट डिस्पर्स कर गई है। तो डिफरेंट जो वेवलेंथ है, इनकी पाथ लेंथ क्या होगी, वो डिफरेंट है, यहाँ पर होगी, रिसीवर पे डिफरेंट टाइम पर पहुंचेंगी, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर इसमें हम कहते हैं कि इसमें पावर लॉस हो गई है। ठीक है, तो इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से लॉसेस ऑफ पावर हमने डिस्कस किया है। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। होप्स हो कि आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।